नाज़रीन, इसराइल मुसलसल खाना जंगी की तरफ जा रहा है। कुछ और बड़े वाकयात हुए हैं जिसमें मुजाहिरीन की जानिब से इसराइली पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया है। फिर पार्लियामेंट के अंदर अजब लड़ाई हुई है और अपोजिशन और नेतन्याहू के दरमियान शदीद झड़प हुई है। पहली बार इस तरह की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर हुई है और मुजाहिरीन की जानिब से पार्लियामेंट के ऊपर सिक्योरिटी पर्सोनल्स के ऊपर जब वो हमला किया गया है। ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और उधर लेबनान और शाम के बॉर्डर के ऊपर इजराइल की जानिब से जंगी मशकें जो है वो शुरू कर दी गई हैं और ग्राउंड और एयर जो ड्रिल्स हैं वो वहां पर की जा रही हैं। तुर्की की जानिब से आज बड़ी बात सामने आई है। नाज़रीन, तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सीरियस टॉक्स शुरू हो गई हैं तुर्की को मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन बनाने के लिए। यह बहुत बड़ा एक चेंज होगा, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और वहां यूरोप को बड़े फैसले करने हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप सबसे ज्यादा मुश्किल पोजीशन में आ गया है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे मुश्किल तरीन टाइम है यूरोप के ऊपर। अच्छा, इस वक्त 2-3 मोटी मोटी बातें करते हैं, फिर आगे इसको तफसील में डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर यूरोप कहां फंसा हुआ है? यूरोप यहां पर आकर फंस गया है। जो डिबेट यूरोप में इस वक्त सबसे बड़ी जारी है कि क्या यूरोप अमेरिका के बगैर रशिया के साथ लड़ सकता है। यानी वाशिंगटन ने तो फैसला कर लिया जंगबंदी का, तो यूरोप सोच रहा है कि क्या हम इस जंगबंदी को कबूल कर लें। अगर हमने जंगबंदी नहीं कबूल करनी तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास क्या इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अमेरिका के बगैर रशिया के साथ लड़ सकते हैं? तो ये चीज है वहां पर डिस्कस हो रही है। ये बुनियादी बॉटम लाइन ये है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि सारा यूरोप इकट्ठा नहीं है। कुछ 2-4-5 ममालिक हैं जो कैटेगोरिकली, जैसे हंगरी है, ये तो खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। और फिर ये यूरोप क्या है? ये यूरोप वही है जो 500 साल तक एक दूसरे के साथ लड़ता रहा है। यानी आप देखें, इनकी अपनी अपनी एम्पायर सी, ये कॉलोनाइजर थे, एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। और आप अंदाजा करें, दुनिया की जो 2 आलमी जंगें हैं वो कहां पर लड़ी गई हैं? वो यूरोप में लड़ी गई हैं। उसका आगाज भी यूरोप ने किया है। ठीक है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यूरोप का अपना बैकग्राउंड, अंदरूनी इख्तलाफात और वो उनका जो पस मंजर है, वो आइडियोलॉजिकल जो सारे मामला है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना, अमेरिका है, यूरोप है, और वो उस सूरत में एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन वो अंदरूनी जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन दब गई थी। तो अब जब अमेरिका निकल गया तो यूरोप उसी पुरानी पोजीशन में वापस लौट रहा है और उसमें सारे एक जगह पर इकट्ठे नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या हम लड़ सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरा जो नेटो है उसके हवाले से बहुत अहम टाइम आ गया है। नेटो जो है वो उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये इसके आखिरी दिन साबित हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा वाकया होगा। अब देखिए, पिछली सेंचुरी में सोवियत यूनियन टूटा, और सोवियत यूनियन का टूटना हमारी हिस्ट्री का कितना बड़ा वाकया है। और सोवियत यूनियन टूटने की सूरत के अंदर ही ह्यूमन हिस्ट्री में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिकन एम्पायर जैसा आलमी सतह पर सबसे ताकतवर तरीन एम्पायर जो है वो वजूद के अंदर आया है। यूनिपोलर वर्ल्ड वजूद के अंदर आई है। दुनिया की तारीख में कभी अमेरिकन एम्पायर जैसा ताकतवर एम्पायर कभी एग्जिस्ट नहीं किया है कि किसी का गलबा जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए। बड़ी बड़ी सल्तनतें रही हैं, रोमन एम्पायर मुसलमानों का रूज रहा है, लेकिन वो पूरी दुनिया के ऊपर नहीं था। 2-3-4 ताकतें हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अमेरिका के सामने सोवियत यूनियन टूटने के बाद तो कोई ताकत नहीं थी। तो यूनिपोलर वर्ल्ड जो है उसने मेरी और आप सब की और अरबों दुनिया के इंसानों की जिंदगियां मुतासर की हैं। अगर सोवियत यूनियन ना टूटता तो दुनिया की हिस्ट्री कुछ और होती, दुनिया के मामलात कुछ और होते। सोवियत यूनियन टूटा तो दुनिया किसी और अंदाज की है। तो इसलिए अगर नेटो आज टूटता है तो भी ये एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाकया होगा। पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। देखिए, कितनी गवर्नमेंट को सबड्यू किया, कितने रिजीम चेंजेस ऑपरेशंस किए, कितनी जंगें छेड़ी नेटो ने, तो दुनिया मुतासर हुई ना। इकोनॉमीज वो कंट्रोल करते हैं, तो इकोनॉमी के ऊपर सारी दुनिया चलती है। तो नेटो टूटता है तो वो सारा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर टूट जाएगा और उससे दुनिया जो है वो बरह रास्त उससे मुतासर होगी। दूसरी बात यह है कि वहां अमेरिका में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। अब हर रोज हम कहते हैं कि ये चीज पहली बार हो रही है, ये चीज अनबिलीवेबल है, लेकिन बात चूंकि ये है कि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, ये महीने वो हैं जो नई दुनिया को शेप कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो हर दिन गैर मामूली दिन है। हर दिन वो दिन है
जो पहले वो चीजें कभी नहीं हुई। और अमेरिका में खुलकर ये डिबेट हो रही है। इलोन मस्क ने कह दिया कि नेटो से निकल जाना चाहिए। इलोन मस्क ने यह भी कह दिया कि हमें तो यूनाइटेड नेशन से निकल जाना चाहिए। तो ये वो सारे इदारे हैं जो पिछले वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद थे, उससे वो कह रहे हैं। फिर इस वक्त ट्रंप जो है वो कुछ ही टाइम में, अगले कुछ घंटों के अंदर एक बड़ी डिसाइडिंग मीटिंग जो है वो यूक्रेन के हवाले से करने जा रहे हैं, जिसमें यह डिस्कस किया जाएगा कि क्या यूक्रेन की जो फंडिंग है, उसकी जो आर्म्स है, उसकी जो डिलीवरी है, सप्लाई है, क्या वो बंद की जा सकती है। यह बहुत बड़ा वाकया होगा और यूरोप को यह और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा और यूक्रेन को बहुत मुश्किल में डाल देगा। अगर अमेरिका अपनी सप्लाईज बंद कर देता है, मिसाल के तौर पर सिर्फ अगर वो अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो यूक्रेन को बहुत लॉस होगा। यूक्रेन ऑलरेडी डिफीटेड पोजीशन के अंदर है। अमेरिका अगर इस तरह से निकल गया तो यूक्रेन और ज्यादा नुकसान होगा, कैजुअलिटीज होंगी, टेरिटरी निकल जाएगी, तो ये तलखी और ज्यादा बढ़ेगी। और ट्रंप इसके ऊपर मीटिंग करने जा रहे हैं। और अमेरिका में यह भी इस वक्त बात डिस्कस हो रही है कि ज़ेलेंस्की को रिमूव किया जाए, यूक्रेन के अंदर कोई जो नया बंदा है वो लेकर आया जाए। ये बात भी वहां पर डिस्कस हो रही है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इसराइल के अंदर जो लड़ाई है वो शदीद तर होती चली जा रही है। हम अंदरूनी खलफशार के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। खुद वहां पर मीडिया, थिंक टैंक्स, इजरायली लीडर्स वो खाना जंगी का जो तरफ जाता हुआ इसराइल है उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, खाना जंगी जो है ये कोई छोटा वाकया तो नहीं होगा, और ये खाना जंगी को रोज रोज तो नहीं होती, हर चौथे साल खाना जंगी। ये तो वो वाकया है जो इसराइल के बनने के बाद पहली बार होना है। और खाना जंगी से इसराइल डैमेज नहीं होगा बल्कि खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई वो वाकया नहीं है कि जो चंद हफ्तों के अंदर हो जाएगा, और ये वो चीज है जिसके लिए टाइम चाहिए, और उसमें एक के बाद एक वाकया जाकर फिर उस पॉइंट के ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए वो वाकयात कॉन्टिन्यूअसली हो रहे हैं। कभी वो पॉलिटिकल एलीट की लड़ाई है, कभी वो आर्मी की रेजिग्नेशन है, आर्मी की लड़ाई है, कभी वो सोसाइटी के अंदर इख्तलाफात हैं, कभी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है वो निकले हुए हैं, कभी कोई दूसरे मुजाहरे हो रहे हैं और मामलात हैं। तो यहां पर अभी नाज़रीन क्या हुआ कि एक तो पहले जो नेतन्याहू और सिक्योरिटी चीफ्स की मीटिंग हुई, वहां पर लड़ाई हुई, और दूसरा अभी ये वाकया हुआ है कि मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और वहां पर जो बाकी बिल्डिंग्स हैं, जैसे हर मुल्क में होता है कि पार्लियामेंट होती है, पीएम ऑफिस होता है, ये सारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहां पर धावा बोल दिया, सिक्योरिटी पर्सोनल्स के ऊपर हमला कर दिया है। बहुत बड़ा वाकया है कि मुजाहिरीन बकायदा सिक्योरिटी पर्सोनल्स के ऊपर हमलावर हो गए हैं। ये खाना जंगी नहीं तो और क्या है। और किस बात के ऊपर हमलावर हुए हैं कि नेतन्याहू सेकंड फेज की तरफ नहीं जा रहा है। अच्छा, अंदर पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, वो डिले भी हुआ इस लड़ाई की वजह से, इन क्लैशेस की वजह से शदीद क्लैशेस हुए। और अंदर पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, शदीद लड़ाई, नेतन्याहू और अपोजिशन की शदीद लड़ाई जो है वो वहां पर हुई है। नेतन्याहू की स्टेटमेंट एक का आप देखिए, उससे आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा। डिले इन ओपनिंग कनीसेट प्लेनरी सेशन ड्यू टू क्लैशेस बिटवीन प्रिजनर्स फैमिलीज एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स। बाहर लड़ाई हो रही है। नेतन्याहू कह रहा है, यू आर इंसाइटिंग अगेंस्ट मी एंड प्रेशरिंग अस नॉट हमास। तुम मेरे खिलाफ जो है वो उकसा रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, और तुम हमास को प्रेशराइज करने की बात नहीं कर रहे बल्कि मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। ये नेतन्याहू, उसने फिर जो स्पीच की है पार्लियामेंट के अंदर। फिर आप लेपर्ड का बयान देखिए, जो अपोजिशन लीडर है, आई टोल्ड एपेक मेंबर्स दैट यू हैव अ बिग प्रॉब्लम विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। एपेक वही है जो इजरायली लॉबी वाशिंगटन में, तो ये लेपर्ड को अभी एपेक ने बुलाया हुआ था वहां अमेरिका में। तो ये आज बता रहा है कि मैं उनको कह कर आया हूं कि नेतन्याहू को फारिग करो, ये सबसे बड़ा मसला है। फिर क्या हुआ है कि वहां पर बाकायदा अपोजिशन के जो कुछ लीडरान हैं उनको धक्के मारकर बाहर निकाला भी गया। यानी लड़ाई इतनी शदीद हो गई थी। तो चूंकि स्पीकर नेतन्याहू की पार्टी का है तो उसने इनको निकाला। तो वो पॉलिटिकल एलीट जो है वो इस हद तक अब मामलात हीटेड हो गए हैं, लड़ाई इतनी ज्यादा जो बढ़ गई है। लेबर पार्टी लीडर यार गुलान एक्सपेल्ड फ्रॉम द कनेसेट। अब ये काफी वहां का बड़ा लीडर है, इसको पार्लियामेंट से जो है एक्सपेल किया गया। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने फिर वहां पर स्पीच की और दोबारा से वही गजा को धमकिया, वही रीजन को धमकिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। और जरा उसका एक स्टेटमेंट देखिए, इट इज टाइम टू गिव गाजा रेजिडेंट्स द ऑप्शन टू लीव द स्ट्रिप। अब वक्त है कि गजा के लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि वो लीव कर जाएं। इसका मतलब यह है कि मतलब जैसे आप हमला करने जा रहे होते तो एक आखिरी अल्टीमेटम जारी करते हैं, तो ये वो वाला नेतन्याहू की जानिब से अल्टीमेटम जारी किया कि गजा के लोग जब वो लीव करें, वगरना जो है वो हम हमला करने आ रहे हैं। और गजा में कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं और शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। सेवरल किल्ड इन राफा अल जैतून एज इजराइल एस्केलेट्स गाजा अटैक्स। बहुत ही अफसोसनाक बात है, रमजान है, गजा के अंदर जो है वो शहादतें हो रही हैं। आज इजलास हो रहा है
عرب لیڈران وہاں پر جمع ہو رہے ہیں, دنیا کی نظریں ہیں, رشیا چائنا سب کی سپورٹ اس کے اندر ہے. لیکن یہ بہت ہی ایک مشکل گھڑی ہے انسانیت کے لیے, اسلامی دنیا کے لیے, کیونکہ ان کے سامنے جو طاقتیں ہیں وہ دنیا کی انتہائی باطل طاقتیں ہیں, جو اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد پھر کہہ رہی ہیں کہ ہم گیٹس آف ہیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر اوپن کریں گے. ایڈ انہوں نے بند کر دی ہے, پانی وہ بند کر رہے ہیں, الیکٹریسٹی وہ بند کر رہے ہیں. تو ان باطل طاقتوں کے ساتھ سامنا ہے, حق و باطل کا یہ مارکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں سے بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اسرائیل کے ارادے آپ کے سامنے ہیں, یورپینز سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, برطانیہ کی آئی ہے, جرمنی کی آئی ہے, باقی ممالک کی آئی ہے کہ ایڈ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کھولی جائے. اس کے ساتھ گلیلی جو ریجن ہے ادھر لیبنان والی سائڈ کے اوپر خاص طور پر, اور دوسری طرف شام والی سائڈ کے اوپر بھی اسرائیل نے جنگی مشقوں کا اعلان کیا ہے. We will begin a maneuver in the Western Galilee region which will include extensive air force movement. On ground بھی جنگی مشقیں ہوں گی, لیکن خاص طور پر ایئر فورس ایکسٹینسو موومنٹ جو ہے وہ کی جائے گی, کیونکہ یہ سارا بمباری وغیرہ اور اس کی جو ڈرلز ہیں وہ وہاں پر کی جا رہی ہیں. بہت معنی خیز ہے کہ اس وقت وہاں پر ڈرلز جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہیں, کیونکہ ابھی ایک اور رپورٹ کے مطابق کہ اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ پہلے غزہ کے اوپر حملہ کرے گا, پھر مین وائل ود ان ویکس جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر حملہ کر دے گا. تو وہ جنگی مشقیں اس تناظر میں بھی ہو رہی ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے, اور امریکہ سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. وہاں پر جو اسرائیلی لابی ہے وہ ٹرمپ کو پش کر رہی ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر جو اسرائیلی سوورینٹی ہے اس کو اناؤنس کرے. ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیلی سوورینٹی کو باقاعدہ طور پر مانا جائے, کیونکہ ٹرمپ نے گولان ہائٹس کے اوپر اسرائیل کا حق مانا تھا, جو کہ ساری دنیا اس کو آکوپائڈ سمجھتی ہے, اور یروشلم کے اوپر اسرائیل کا حق مانا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ویسٹ بینک کے اوپر جو ہے اسرائیل کا حق مانا جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک جو اسرائیل کی ایک بلینئر خاتون ہے, اور اس نے 2016 کے الیکشن میں $75 ملین کیمپین میں, ٹرمپ کی کیمپین میں لگائے تھے, اور اس وقت اس کا مطالبہ یہ تھا کہ یروشلم کو دارالحکومت ڈکلیئر کیا جائے, اور ٹرمپ نے کیا. اس بار اس نے $100 ملین اس کی ایڈ کے اوپر لگائے ہیں, اور اس بار اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر جو سوورینٹی ہے وہ ڈکلیئر کی جائے. اور جب نتنیاہو ملنے گیا تھا تو اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بہت جلد جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اوپر جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ جاری کروں گا. تو اس وقت واشنگٹن سے خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرمپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے حوالے سے وہ اعلان کرے. میں 3-4 خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فاکس نیوز, the call to annex the West Bank came after Trump said that his administration would issue an announcement soon in this regard. Influential group of American Christians seeks to push Trump to recognize Israeli sovereignty over the West Bank. وہ جو ٹرمپ کو ایک مسیحا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اسرائیلی لابی کی جانب سے, وہ بات ذہن میں رکھے, وہ بات ختم نہیں ہوئی ہے, وہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹرمپ کو جس طرح سے وہ مسیحا کنوینس کر رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے مسیحا جس کا 2000 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے. The group publicly affirmed the Jewish people right to Judea and Samaria as the biblical heartland of Israel. یعنی ریلیجیس بنیادوں کے پر, اور ویسٹ بینک کو یہ جڈایا اور سماریا کہتے ہیں, ایک پرانی ان کی کنگڈم وہاں پر تھی, تو اس بنیاد کا ریلیجیس بنیادوں کے پر ویسٹ بینک کا جو حق ہے وہ تسلیم کیا جائے. ٹرمپ چوز مائک as an ambassador to Israel because he supports its sovereignty over the West Bank. اور ٹرمپ نے جو ایمبیسڈر لگایا ہے اسرائیل کا, یہ وہ بندہ ہے جو اوپنلی کہتا ہے کہ ویسٹ بینک جو وہ اسرائیل کو دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کتنا کیٹاگوریکل ہے. یہ جو 2 اسٹیٹ ہے یہ آج تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ یہ اپنی ذات میں ہی متضاد آئیڈیالوجی ہے, اس لیے یہ کبھی امپلیمنٹ ہو نہیں سکے, اور امپلیمنٹ ہو بھی نہیں سکے گی. میں ایک سادہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے, آج وہ ریلیجیس بنیادوں کے اوپر کہہ رہے ہیں ویسٹ بینک دے. اسرائیل جو اس لینڈ کے اوپر واپس آیا ہے اور اس کے اوپر اپنے حق کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ کیا چیز ہے, کس حق کی بنیاد کے اوپر وہ اس لینڈ کو اپنی لینڈ کہتے ہیں, وہ ریلیجیس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں. تو جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں جیسے اسلامی دنیا نے کر لیا ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اسرائیل اتنا سا ہے باقی یہ فلسطین ہے. نہیں, آپ نے اگر ان کا ریلیجیس بنیادوں کے اوپر ان کا یہاں پر آنا تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کی باقی بات بھی قبول کرنی پڑے گی. وہ ریلیجیس بنیادوں کے اوپر آئے ہیں, آپ نے ان کا آنا قبول کر لیا, لیکن آپ کہتے نہیں یہ آدھا اتنا اسرائیل کا ہے, اتنا پھر فلسطین کو دے دیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر آپ ان کو ایز این اینٹی تسلیم کر رہے ہیں اور ریلیجیس بنیادوں کے اوپر تسلیم کر رہے ہیں تو پھر سارا تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ آنا ہی ان کا اسی باٹم لائن کے اوپر ہے, اور پھر سارا ان کو جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے اس انداز میں جب آپ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کبھی
इंप्लीमेंट नहीं हो सका और ना हो सकेगा, और ये ट्रक की बत्ती है, ठीक है ना। और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, वो बात करने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह की फेक आइडियोलॉजी है, और इसको चैलेंज पहले भी हम तफसील से डिस्कस करते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इसमें बहुत बड़ा तजाद है। तो इस्लामी दुनिया ने इसको तस्लीम किया, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि इसका हल निकलना भी नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं तो तुर्की के हवाले से बड़ी खबर है, और बड़ी सीरियस बातें उनकी जानिब से आज की गई हैं। और तुर्की के सदर ने आज ये कहा है कि शाम को हम कभी भी डिवाइड नहीं होने देंगे, जैसे 100 साल पहले शाम को डिवाइड किया गया था। ये कब की बात हो रही है? जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी। अब आप एक और चीज नोट करेंगे कि ये जो बड़ी ताकतें हैं, इनके माइंड में वो पुरानी बात अभी खत्म नहीं हुई है। चाइना पिछली सदी, और वो ताइवान, वो मसला, सोवियत यूनियन, प्यूटन के जहन में वो पुराना सारा मामला, और यहां पर तुर्की को देख लें। अब तुर्की पिछली सेंचुरी में तो एक बड़ी पावर था, और सीरिया उसका इलाका था। तो ये जो 4-5 बड़ी पावर्स हैं, इनके जहनों में वो पुरानी चीजें, मतलब पिछली सेंचुरी वाली या उससे पहले वाली, वो कहीं ना कहीं रहती हैं, और उसी के ऊपर ये तमाम ताकतें जो है वो आगे परसू कर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि एक सेंचुरी पहले जो शाम को डिवाइड किया गया था, हम दोबारा नहीं होने देंगे। साथ उन्होंने कहा है यूरोप को कि वक्त आ गया है कि टर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया जाए। 2-3 स्टेटमेंट्स देखिए। वी विल नॉट अलाउ अनदर डिवीजन ऑफ सीरिया as happened a century ago, and we urge our European friends to seriously consider Turkey the European Union member. Seriously अब जो है वो कंसिडर किया जाए। European security cannot be achieved without Turkey. टर्की के बगैर जो है वो यूरोपियन सिक्योरिटी अचीव नहीं हो सकती है। टर्की को कभी भी यूरोपीय यूनियन में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये एक मुस्लिम मुल्क है। टर्की ने बहुत सारी चेंजेस भी किए, अपनी सोसाइटी को मॉडर्न भी बनाया, लेकिन उनको नहीं लिया गया। लेकिन आज चूंकि दुनिया बदल रही है, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, अलायंसेस बदल रहे हैं, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बदल रहा है। अमेरिका अब नहीं है यूरोप के साथ, वो कह रहे हैं अपने आप को खुद डिफेंड करे। तो यूरोप की एक साइड के ऊपर देखें, टर्की है ना, जो एशिया से इनको मतलब मिडिल ईस्ट से, एशिया से टर्की मौजूद है एक उनके डिफेंस के तौर पर। और फिर आप देखें कि जो यूरोपियन समिट हुआ है उसमें बुलाया गया है टर्की को, तो टर्की को वहां पर क्यों बुलाया गया है? तो आज दुनिया चेंज हो रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए टर्की कह रहा है कि अब वक्त आ गया है। और फिर मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा है, कनाडा के हवाले से भी ये डिस्कशन है कि कनाडा को भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना लिया जाए, क्योंकि कनाडा भी तो एक वक्त में बरतानिया की कॉलोनी रही है। तो अब अमेरिका के साथ भी उनका मसला है, तो कनाडा को क्यों ना यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना लिया जाए। तो अब जरा देखिए कि अगर टर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाए और कनाडा वहां पर बन जाए, तो यूरोपीय यूनियन एक और बड़ी पावर के तौर पर जो इमर्ज हो सकता है, और जारी बात है यूके दोबारा से फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर चला जाएगा। तो ये बहरहाल एक चीज है जो डिस्कस हो रही है। अब जरा हम डिस्कस करते हैं जो यूक्रेन का फड्डा है, जो ट्रंप है और जो नेटो है। इस वक्त एक बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की को जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे ज़ेलेंस्की को लेकर ही अमेरिका आया था, इसको प्लांट भी अमेरिका ने किया है, और अब ज़ेलेंस्की को रिप्लेस करने की वहां पर बातें हो रही हैं। और साथ अभी स्पेशल मीटिंग होने जा रही है यूक्रेन की एड बंद करने के हवाले से, यानी अमेरिका टोटल ब्लॉकेड ऑफ एड करने जा रहा है। यह बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है। ऑन ग्राउंड इसके इरिवर्सिबल जो इफेक्ट्स हैं वो यूक्रेन के ऊपर पड़ेंगे, हजारों कैजुअलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी लैंड जो है वो यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगी। इससे तलखी और बढ़ेगी, यूरोप और अमेरिका के दरमियान तलखी और बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन और ज्यादा डिफीटेड पोजीशन के अंदर होगा, और इससे यूरोप और मुश्किल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, ज्यादा टेंस सिचुएशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उनको होगा कि क्या हम फौरी यूक्रेन की मदद को पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रहे तो फिर यूक्रेन के इलाके निकलते चले जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। जरा 2-3 हेडलाइंस देखिए जो अमेरिका से सामने आ रही हैं। ट्रंप विल डिस्कस टुडे ड्यूरिंग मीटिंग ऑन यूक्रेन द पॉसिबिलिटी ऑफ सस्पेंडिंग मिलिट्री एड टू यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट दी है कि रशिया के साथ अभी अमन होना बहुत दूर है, दूर की बात है। उसके ऊपर ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, रशिया की स्टेटमेंट आने से पहले ट्रंप की स्टेटमेंट। ये दुनिया मतलब हैरान, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। ज़ेलेंस्की को लाया अमेरिका, जंग शुरू करवाई, 1 महीने के अंदर सब बदल गया। आज ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि रशिया के साथ अमन होना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर रशिया से पहले स्टेटमेंट ट्रंप की आ रही है, और ट्रंप की जरा स्टेटमेंट देखिए क्या आ रही है। ज़ेलेंस्की स्टेटमेंट दैट पीस विद रशिया इज फॉर अवे इज द वर्स्ट स्टेटमेंट ही कुड मेक एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट मच लॉन्गर। ये तो बदतरीन स्टेटमेंट है जो ज़ेलेंस्की की जानिब से आई है,
اور ہم اس کو کس طور پر برداشت نہیں کریں گے. زیلنسکی ڈز ناٹ وانٹ پیس ایز لانگ ایز ہی ہیز دا سپورٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ. زیلنسکی کبھی امن کی بات نہیں کرے گا جب تک یورپ اور امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے. یو ایس سیکرٹری آف کامرس CNN کے اوپر, ٹرمپ ڈز ناٹ انٹرفیئر ان یوکرینین پالیٹکس بٹ وانٹس ا پیس میکر. ٹرمپ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہے, لیکن اب ٹرمپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو پیس میکر ہے, یعنی زیلنسکی نہیں چاہیے, کیونکہ زیلنسکی تو امن نہیں چاہتا, تو وہ زیلنسکی کو ریپلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں. وی وانٹ زیلنسکی ٹو ایکسپریس ریگریٹ اوور دا ٹینس میٹنگ. زیلنسکی جو ہے وہ معافی مانگے, ریگریٹ ظاہر کرے, اور زیلنسکی نے ابھی تک معافی جو ہے وہ نہیں مانگی ہے. تو یہ امریکہ سے آنے والی خبریں. اچھا, صرف ایک سٹار لنک اگر بند کر دیا تو بہت بڑا اثر پڑے گا. اب ذرا یورپ کی صورتحال ڈسکس کرتے ہیں. بہت ٹینس صورتحال ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلا ایسا موقع آیا ہے. ایک تو پورا یورپ جو ہے وہ عالمی جنگ کے دہانے کے پر کھڑا ہوا ہے, کیونکہ اگر وہ یوکرین کی ڈائریکٹ مدد کے لیے جاتے ہیں تو سامنے عالمی جنگ کھڑی ہوئی ہے. اچھا, دوسری طرف یورپ کی جو ساری پاور ہے, جو ساری برتری ہے, وہ آن سٹیک آ گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی ساری جو سیکیورٹی ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ نیٹو ختم ہو سکتا ہے, اس کے آخری دن ثابت ہو سکتے ہیں. یورپ کے اندر اختلافات دوبارہ سے لوٹ آئے ہیں. جو پری ورلڈ وار سینیریو تھا وہ دوبارہ سے معاملہ بن رہا ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا امریکہ کے خلاف جانا ہے, کیونکہ اب یوکرین اور امریکہ میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. دیکھیں, یا تو جنگ بندی کو قبول کرنا ہے تو امریکہ کے ساتھ جائیں گے, اگر جنگ بندی کو وہ قبول نہیں کر رہے تو پھر امریکہ کے خلاف ہو گیا نا. تو امریکہ کے ساتھ ایک مشکل پوزیشن میں یورپ کو امریکہ نے ڈال دیا ہے, جس میں وہ امریکہ کے ساتھ بھی نہیں جا پا رہے ہیں اور یوکرین کو چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی ساری برتری جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے, اور امریکہ کے خلاف بھی نہیں جا پا رہے. تو یہ مشکل سچویشن. کچھ میں ملٹیپل ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں یہ مکس اپ سٹیٹمنٹس ہیں, کیا کمپلیکسٹیز ہیں, کیا وہاں پر پرومسز ہو رہے ہیں, کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں, کیا ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں. میں کچھ 5-7 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یورپینز کوalition آف دا ولنگ ٹیک شیپ ایز یوکے بیکس آف. کوئی ایک الائنس وہاں پر بن رہا ہے. یورپ سارا اکٹھا نہیں ہے. کینیڈا کے جو پرائم منسٹر پہنچے تھے وہ کہہ رہے ہیں ڈیفینس اسپینڈنگ ان یورپ مسٹ انکریز اینڈ وی ول ڈو مور ٹو بائی فائٹرز اینڈ سبمرینز. ہم مزید فائٹرز خریدیں گے اور سبمرینز خریدیں گے, کینیڈا کہہ رہا ہے. واسی جنرل, یورپینز آر ان اسٹیٹ آف ایکسٹریم ٹینشن اینڈ ونڈر اف دے کین کنفرنٹ رشیا وداؤٹ واشنگٹن. یورپینز اس وقت شدید ٹینشن کی صورتحال کے اندر ہیں اور سوچ رہے ہیں. ویسے ٹرمپ نے وہ سوال کیا تھا نا برطانیہ کے پرائم منسٹر سے کہ کیا تم امریکہ کے بغیر رشیا سے ویسے لڑ سکتے ہو, تو وہ ایک ویسے مزاحیہ سوال تھا, لیکن ایکچولی وہی سچویشن آ گئی ہے. یورپین سوچ رہے ہیں کہ واشنگٹن کے بغیر کیا ہم رشیا سے لڑ سکتے ہیں. پولیٹیکو میکرون, یورپی یونین نیڈز ہنڈریڈز آف بلینز ان ڈیفنس اسپینڈنگ ایز یو ایس پیوٹس اوے. سینکڑوں بلین ڈالرز فوری طور پر ہمیں لانے ہوں گے ڈیفنس میں, امریکہ دور جا رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل, سم یورپین لیڈرز آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ الٹرنیٹیو پلانز ٹو نیٹو پرنسپلز. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, نیٹو میں شامل کیسے ہونا ہے, ان پرنسپلز کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے, کیونکہ برطانیہ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ یوکرین ہر صورت میں نیٹو کا ممبر بنے گا. تو نیٹو کی ممبرشپ کے لیے تو جتنے بھی نیٹو ممبر ہیں ان کی پارلیمنٹ سے اپروو کروانا پڑے گا. تو امریکہ تو اپروو نہیں کرے گا, 2-4 اور ممالک بھی اس کو, اگر ایک بھی ریجیکٹ کر دے تو نیٹو کا ممبر کوئی نہیں بن سکتا. تو اب یورپ میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس پرنسپل کو ہی بدل دیتے ہیں کہ نیٹو میں کیسے شامل ہونا ہے. وال اسٹریٹ جرنل, وی فیئر دیٹ دا الائنس از ان دا لاسٹ ڈیز. ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے امریکہ نکل گیا, کیا اس الائنس کی اب کوئی ویلیو بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے, لاسٹ ڈیز اس کے ثابت ہو سکتے ہیں. نیٹو از بیسڈ آن دا پرنسپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیفینڈنگ این ایلائی بٹ دس پرنسپل از بینگ کوسچن. نیٹو کا پرنسپل یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادی کو ڈیفینڈ کرے گا, لیکن اب یہ پرنسپل جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے. پھر یورپ کے اندر کس طرح سے اختلافات ہیں. یوکرین کا میڈیا لکھ رہا ہے ہنگری سلوواکیا تھریٹن یورپی یونین یونٹی آن رشیا یوکرین اہیڈ آف کی سمٹ. 6 کو بہت بڑا جو سمٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور ہنگری اور جو سلوواکیا ہیں یورپ کی 2 ریاستیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اپوز کریں گے. تو یہ اندرونی اختلافات بھی وہاں پر ہیں. یورپ کے لیے ایک ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے اہم ترین موقع بھی ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے. تو یہ بیسیکلی اس تمام 80 سالوں کا نتیجہ ہے جس میں جنگیں کی گئیں, جس میں رجیم چینجز کیے گئے, جس میں جو مڈل ایسٹ ہے اس کا بیڑا غرق کیا گیا, اسرائیل کے سیاہ و سفید کو جو ہے وہ کور اپ کیا جاتا رہا, یوکرین جیسی غیر ضروری جنگ چھیڑی گئی, یورپ نے اپنا امیج بھی تباہ کروا لیا,
اور اپنی اکانومیز کو بھی بیڑا غرق کروا لیا. یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے. اور غزہ کی جنگ نے کیٹلسٹ کا کام کیا. اب دیکھیے غزہ کی جنگ جو ہے وہ ان سارے طاقتوروں کو کیسے اس عمارت کو گرا رہی ہے. تو یہ اگر غزہ کی جنگ نہ ہوتی تو یہ اتنا کیٹلسٹ کا کام نہ ہوتا. شاید یہ 50 سال کے بعد 20 سال کے بعد یہ عمارت گرتی, لیکن غزہ کی جنگ نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ تیز کیا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.